Okay, so let's continue with the first case. फर्स्ट केस मैंने आपको बताया, अब हम उसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, 2x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। और जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे दो फ्रैक्शंस, ऐसे दो फ्रैक्शंस में आप उसको के सम में आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से दोनों के दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पे, जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में दिए पॉलिनॉमियल जी ऑफ एक्स का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट किया है। क्या ये इसके लिए एक सुटेबल पार्शियल फ्रैक्शन है? बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू केस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, a बाय एक्स माइनस 3 प्लस बी बाय निकल जाएगा एक्स प्लस 1। यहाँ पर भी देखिए नीचे डिनोमिनेटर में, इस प्रॉपर फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर में दिए हुए जो पॉलिनोमियल था यहाँ पर, दैट मीन्स है ना, देखिए क्या था यहाँ पर, क्वाड्रेटिक था। ऐसा पॉलिनोमियल था, एक क्वाड्रेटिक था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस क्वाड्रेटिक को जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टराइज करते हैं तो आपको उसके दो कौन से फैक्टर मिलता है, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 मिलते हैं। तो इसी फैक्टर्स में आपने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर करके क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए यहाँ पर इसको। अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट वर्ड बताइए, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उसके फाइनल आंसर को ज्ञान करने के लिए जरूरी है कि आप ए और बी की वैल्यूज को निकालें। क्या जरूरी है यहाँ पर, ए और बी की वैल्यूज को निकालें, जो कि ए और बी कॉन्स्टेंट है। जब तक ए और बी की वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी, आप अपने एक्चुअल या फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए। पहले तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया डिक्लेयर करके, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ए और बी की वैल्यूज को निकालना, ताकि ए और बी की मिली हुई वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके अपने फाइनल आंसर, दैट मींस एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बेसिकली इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पर बेसिकली दो फ्रैक्शंस को, जैसे कि आपने पहले भी दो फ्रैक्शंस का सम परफॉर्म किया बिलो स्टैंडर्ड्स आपने देखा होगा। यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर आपने लिया, एलसीएम है यहाँ पर, एलसीएम से क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, a का मल्टीप्लाई x प्लस 1, b का मल्टीप्लाई क्या बन गया x माइनस 3। ऐसे कितना है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए ये क्वाड्रेटिक ही क्या किया गया था, इन दो फैक्टर्स में फैक्टराइज हुआ था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको वही क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो दोनों इक्वेशंस के दोनों साइड्स पर भी डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, सेम क्वाड्रेटिक है, दैट्स व्हाई वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ देखिए आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचता है, दोनों साइड से न्यूमरेटर में क्या बचता है आपके पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर कर दीजिए। अब ये जो इनइक्वालिटी है, जब तक आपको x की और सॉरी ये जब तक आपको a और b की वैल्यूज नहीं पता चल पाती, तब तक ये क्या है आपके लिए इनइक्वालिटीज है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी क्या होगी, x वेरिएबल x की हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, ये वैलिड होगी, ये ट्रू होगी यहाँ पर। दैट मीन्स जरूरत पड़ने पर आप x का सब्स्टिट्यूशन कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ये बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, चलिए तो अब करना क्या है, देखिए एट द सेम टाइम दो कांस्टेंट आपके पास है ना, a भी है और b भी है। तो सीधी सी बात, आप एट द सेम टाइम दोनों की वैल्यूज को डिटरमाइन कर नहीं पाएंगे। तो किसी एक को डिटरमाइन करने के लिए, किसी एक को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि दूसरे को डिटरमाइन करना है तो पहले को क्या कर दीजिए, नेगलेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए। जैसे क्या होगा समझिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या निकाली, बी की वैल्यू निकाली है। तो बी की वैल्यू तब आपको मिलेगी जब आप ए को क्या करेंगे, अवॉइड एज कम्पेयर टू बी, या बी के रिस्पेक्ट में जब आप ए को अवॉइड करते हैं तब आपको बी जो है वो डिटरमाइन होकर मिलता है। देखिए मैंने कैसे ए को अवॉइड किया, भाई ए को अवॉइड करना है तो सीधी सी बात यहाँ पर ए के मल्टीप्लायर को क्या करना पड़ेगा, जीरो से बैलेंस। वही का मैंने यहाँ पर किया, ए का मल्टीप्लायर किया बेटा एक्स प्लस 1 को देखिए मैंने जीरो से बैलेंस किया। तो इफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन क्या मिलता है हमको यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 m प्लस होता है। अब x इज इक्वल टू -1 इसी इनइक्वालिटी पर रख दीजिए, क्योंकि इनइक्वालिटी नंबर 2 क्या है बेटा, x के हर एक वैल्यूज के लिए वैलिड है, दैट्स व्हाई। तो x इज इक्वल टू -1 आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 के दोनों तरफ। रखने पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आप इसको रखते हैं तो a तो वैसे भी वैनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a के मल्टीप्लायर में तो हमने 0 लिया है। ठीक है, तो a क्या हो गया, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 होते ही वैनिश। अब हमारे पास सिर्फ b बचा, तो सिर्फ b है तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेट होकर के हमको मिल ही जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन किया x इज इक्वल टू -1, तो सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने पर कितना है, b इज इक्वल टू -1/4। तो b की वैल्यू आपको मिल गई -1/4। इसी तरीके से सेम दिस मेथड या इसी मेथड को रिपीट करेंगे आप और कैलकुलेट करेंगे क्या a। अब
अब ए को डिटरमाइन करना तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए के कंपेयर में बी को क्या करना होगा, अवॉइड, या ए के रिस्पेक्ट में बी को क्या कीजिए, नेगलेक्ट, और बी को नेगलेक्ट या अवॉइड करने के लिए आपको फिर से उसका मल्टीप्लायर जीरो से बैलेंस करना होगा। तो चलिए उसके मल्टीप्लायर को जीरो सपोज करते हो, है ना, यानी x माइनस 3 जो कि क्या है यहाँ पर बी का मल्टीप्लायर है, बी का फैक्टर है या बी का मल्टीप्लायर है, इसको आप क्या कर दीजिए, जीरो से बैलेंस कर दीजिए ताकि बी क्या हो जाए, नेगलेक्ट हो जाए, बी नेगलेक्ट हो जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब हम x माइनस 3 इक्वल टू 0 बैलेंस करेंगे हमको x इक्वल टू 3 मिलता है, और x इक्वल टू 3 का सब्स्टिट्यूशन फिर इनइक्वालिटी नंबर 2 पर कर दीजिए, क्योंकि इनइक्वालिटी नंबर 2 x की हर एक वैल्यूज के लिए क्या है, वैलिड, एंड दैट्स व्हाई आप x इज इक्वल टू 3 रख सकते हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। चलिए रख दीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के दोनों तरफ पर और उसको सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली क्या होता है, जब आप x इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 3 दैट मींस 0 बन गया, बी का मल्टीप्लाई 0 और बी मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एट अ टाइम ए आपका जिंदा है, तो ए क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको 4 ए होंगे, ए का मल्टीप्लाई, ए को सॉल्व करते हैं इक्वल टू 9/4 मिल गया। इस तरीके से क्या हो गया, 1/1 पहले बी देन ए, दोनों ही आपको क्या हो गया, कैलकुलेट होकर मिल गया, दोनों ही डिटरमाइंड है आपके पास। हमने डिटरमिनेशन कर लिया, हमको मेन कांस्टेंट ए और बी था जिसकी वैल्यूज हमको मिल गई, बस करना क्या है, ए और बी दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए मैंने वही काम यहाँ पर किया। तो इस गिवन प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए हमको फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या मिलता है, कुछ ये मिलता है। देखिए 1 बाय क्या था यहाँ पर ए के नीचे क्या था, x माइनस 3, तो 1 बाय x माइनस 3 तो बना रहेगा अपनी जगह पर, बस मैंने एक की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर 9/4, 9/4। b की वैल्यू हमको कितनी मिली यहाँ पर -1/4, तो देखिए b कहाँ है, न्यूमरेटर, उसकी वैल्यू मैंने कहाँ रखी -1/4, जबकि डिनोमिनेटर का x + 1 एज यूजुअल बना हुआ है। तो मैंने उसी स्टैंडर्ड इक्वेशंस में, उसी स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में a और b कांस्टेंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करके रख दिया। अब ये जो मेरा है ये क्या है, मेरा फाइनल आंसर, और इस तरीके से केस 1 आपको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 2। केस नंबर 2 जो है वो क्या है, पहले तो मैं रीड आउट कर देती हूँ केस नंबर 2 क्या क्या है। अब दिया हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो किस फॉर्मेट में है, मतलब देखिए जो आपका कहने का मतलब जो एक्सप्रेस करने का तरीका है यहाँ पर वो एक्सप्रेस की पूरी डिपेंडेंसी किस चीज पर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिए हुए पॉलिनोमियल g ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी के नेचर पर डिपेंडेंट है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उसी के नेचर पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स द डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शन f of x upon g of x into partial fractions depends only on the nature of the factors of the denominator, that is g of x। अब देखिए, अब हमारे पास क्या सेकंड केस में क्या हो जा रहा है, when the denominator g of x is expressible as the product of the linear factors such that of them are repeating, ठीक है। अब जो आपका जो डिनोमिनेटर g of x है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर्स सच दैट द सम ऑफ देम आर रिपीटिंग, और जिसमें से कुछ क्या है, रिपीटेड है। ऐसे लीनियर फैक्टर्स के तौर पे यदि g of x को क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो केस नंबर 2 होगा। एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। यदि आपके पास दिया हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म कुछ ऐसा है, 2x² अपॉन क्या दिया हुआ है, x - 1 का होल क्यूब इनटू x + 1। अरे बना यहाँ पर आपको समझ, ठीक है। अब ऐसे किसी प्रॉपर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। ये 4 सेक्शंस में क्यों बटा, ये 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस के सम में क्यों बटा। लेकिन हाँ यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका g of x का फैक्टर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। g of x का फैक्टर यहाँ पर x - 1 का होल क्यूब है और x + 1 है, तो g इसका जो x - 1 का होल क्यूब है, तो चूंकि होल क्यूब है यहाँ पर इसके दो में से एक फैक्टर क्या है, यहाँ पर g of x का दो में से एक फैक्टर क्या है, x - 1 का होल क्यूब, चूंकि क्यूब है दैट्स व्हाई क्या होगा, x - 1 3 टाइम्स रिपीटेड होगा। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, हर बार यहाँ पर आपको समझ, रिपीटिंग फैक्टर्स हम लेते हैं यहाँ पर ऐसे केसेस में। देखिए एक अकाउंट में क्या गया, x - 1,
ठीक है। b के अपॉन में क्या गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, c के अपॉन में क्या गया x माइनस वन का होल क्यूब। तो कहीं ना कहीं x माइनस वन जो है दो में से एक ऐसा फैक्टर चूंकि उसकी पावर क्या थी होल क्यूब था, दैट्स व्हाई क्यूब थी उसकी पावर, दैट्स व्हाई कि उसका रिपीटेशन हुआ, एक नहीं दो नहीं कई बार हुआ है। ठीक है, तो x माइनस वन रिपीट होता चला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड में भी b के नीचे पे भी गया, c के नीचे पे भी गया, b के नीचे 2 टाइम्स गया और c के नीचे 3 टाइम्स गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, और यही आपका केस नंबर 2 है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे किसी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये बनेगा यहाँ पर उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म a by x minus 1 plus b by x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस c by x minus 1 का होल क्यूब प्लस अब d के अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पर भी दूसरा फैक्टर, आप देख सकते हो दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 1, तो d के अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पर x प्लस 1। अब आपके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 a b c d, दैट मींस a to d। अब आपके पास 4 क्या यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको डिटरमाइन करने की क्या होगी। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आपने इनके लिए समझ लिया, पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के डिक्लेयर कर दीजिए, और जैसे आपको a b और c d की वैल्यूज मिलेंगे आप उसको यहाँ पर रख कर अपने फाइनल आंसर्स को ज्ञान कर लेंगे। प्रोटोकॉल वही है, प्रोसीजर पूरा वही सॉल्व करने का। देखिए अब यहाँ पर चूंकि लेंथी होते हैं क्वेश्चन, ऐसे केसेस के क्या हो जाते हैं लेंथी हो जाते हैं ऐसे केसेस में, तो आपको सॉल्व करते वक्त बस ध्यान रखना है कहीं हम ओवरलैप ना करें, ठीक है, कहीं हम खुद भी कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमको सॉल्व करते बहुत ही समझदारी दिखानी होती है और बहुत ही सजगता, दैट मीन्स आप अवेयरनेस बोल सकते हैं, और अवेयरनेस के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अलर्ट होकर करेंगे तो क्लैरिटी भी बनी रहेगी और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए वन बाय वन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया था राइट में क्या ले लीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली एलसीएम में हमेशा बड़े से बड़ा नंबर आता है, यहाँ x माइनस वन, यहाँ x माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ x माइनस वन का होल क्यूब, और यहाँ पर इसको तो क्या छोड़ेंगे, इन तीन में बड़े से बड़ा कौन है x माइनस वन का होल क्यूब, एंड दैट्स द एलसीएम क्या है, तीन में एलसीएम क्या है x माइनस वन का होल क्यूब, और एलसीएम चूंकि हमेशा बड़े से बड़ा होता है दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वन क्या है, तो इस तरीके से आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए इसे देखिए और इसे देखिए, दैट मींस राइट और लेफ्ट दोनों के डिनोमिनेटर्स देखिए सेम है, और चूंकि डिनोमिनेटर्स सेम है दोनों साइड से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा कौन न्यूमरेटर बचेगा एज यूजुअल। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर भी देखिए, अब एलसीएम लिया है तो ऑब्वियसली एलसीएम लेने आपको आते हैं दो फ्रैक्शंस का, जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे आप मोर देन 2 नंबर ऑफ फ्रैक्शंस का एलसीएम एट द सेम टाइम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर परफॉर्म कराया है। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या आफ्टर एलसीएम न्यूमरेटर कुछ ऐसा रहेगा कुछ ध्यान रखना, ठीक है। x माइनस वन को छोड़ करके बाकी रेस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या बनेंगे a के मल्टीप्लाई, b के नीचे क्या x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसे छोड़कर बाकी क्या बन जाएगा यहाँ पर b का मल्टीप्लाई, तो इसे छोड़कर क्या क्या बच रहा है यहाँ पर x माइनस वन बच रहा है और x प्लस वन बच रहा है, तो b का मल्टीप्लाई ये थी यहाँ पे, c के नीचे क्या x माइनस वन का होल क्यूब है तो मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसे छोड़कर अब क्या बच रहा है x प्लस वन, तो वो क्या बन जाएगा प्लस c का मल्टीप्लाई, वैसे ही d का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, तो d के अपॉन में क्या x प्लस वन है, x प्लस वन को छोड़कर बाकी क्या बच रहा है x माइनस वन का होल क्यूब, तो वो बन गया यहाँ पर d का मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपने क्या ले लिया बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्या करना है बेसिकली जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, न्यूमरेटर्स के साथ आपको सिंप्लीफाई होना है या सॉरी कंटिन्यू होना है। अब आप कंटिन्यू होने जा रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बिफोर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बोथ फैक्टर्स आप क्या कर लीजिए यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर x माइनस वन के होल स्क्वायर को खोल लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा करके आपने इसको जब एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद 3 टर्म्स आएंगे, उस 3 टर्म्स को आप क्या करेंगे 1 बाय 1 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आंसर देगा मल्टीप्लाई कुछ ऐसा, दैट मींस ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन आपको कुछ ऐसा मिल गया a के मल्टीप्लाई का। नाउ कम ऑन द b क्या है देखिए x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये तो किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है a माइनस बी प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का रूट कौन प्ले कर रहा है x, b का रूट कौन प्ले कर रहा है 1, तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 1, बेसिक फॉर्मूला बेटा जो आपको 9 10 स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं। अब c का मल्टीप्लाई तो सिंगल है भाई x प्लस 1 कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सीधा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d की पावर d का मल्टीप्लाई क्या x माइनस 1 का होल क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब आपको पता है कि नहीं पता है, a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा बताएं जरा आप, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और क्या होता है बेटा, और क्या होता है माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है क्या फॉर्मूला किसका a माइनस b के होल क्यूब का, और वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, a का रोल कौन प्ले कर रहा है x, b का रोल कौन प्ले कर रहा है 1, आई बात समझ, सेम तरीके से आप फॉर्मुलेट कर देते, बेसिक्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी मैथ आप सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, इसको खोल
चलो अब करना क्या है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर पे ऐसा नहीं है ना बेटे, यहाँ पर पे क्या आपके पास कितने नंबर ऑफ कितने आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पर पे कितने यहाँ पर पे आपके पास ऐसे फॉर्म है जिसे डिटरमाइन करना, चार, ठीक है। यहाँ पर पे ए बी सी जी, तो आप वैसा खेल मत खेलिए कि ए निकालना है जो बी को एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि यदि ए निकालना है तो एट अ टाइम भी चार है, चार में एक को निकालना तो तीन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, और तीन को नेगलेक्ट करना एट अ सेम टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन एक ही आपके पास। तीन और के फैक्टर्स को आप अवॉइड करने के लिए जीरो से बैलेंस करेंगे, यहाँ पर पे तीन और जो कांस्टेंट है यहाँ पर पे बी सी डी, इनको डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पे इनको नेगलेक्ट करने के लिए आप उनके मल्टीप्लायर्स को जब जीरो करेंगे तो आपको एक्स की 3 डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे एट द सेम टाइम, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। तो अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखेंगे अपन, क्या कर लीजिए, बेसिकली आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन चारों के साथ, बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों टर्म्स के साथ, सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों टर्म एक्स प्लस 1 के साथ, और डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन चारों टर्म्स के साथ। आगे बात यहाँ पर समझ, बेसिकली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने उस ओवरऑल पॉलिनॉमियल को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आगे सॉल्व किया, जैसे कि हमने यहाँ पर करना क्या आपको, जैसे मैंने बता दिया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के देखिए कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट है, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, बी को उसके फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, सी को उसके फैक्टर्स के साथ, और डी को उसके फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब करना क्या यहाँ पर बेटा, अरेंजमेंट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिनॉमियल तैयार हो गया यहाँ पर, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हमारे हाथ में लगा यहाँ पर, जो कि एक खिचड़ी है। तो आपको करना क्या यहाँ पर, उस खिचड़ी में से कुछ चीज़ों को अलग करना है। लाइक उस पॉलिनॉमियल में क्या है, मैक्सिमम पावर, उस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है बेटा, यहाँ पर क्यूब है ना, 3 है, दैट मीन्स x की मैक्सिमम पावर कितनी, 3, मतलब उस पॉलिनॉमियल में, उस एक्सप्रेशन में x क्यूब वाले टर्म भी है, x स्क्वायर वाले टर्म भी है, x वाले टर्म भी है, और कॉन्स्टेंट्स भी है। तो जो सारी चीज़ें क्या है, मिक्सअप है, तो आपको क्या कर देना, उसको सेपरेट कर देना, तो अरेंज कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन को अरेंज कीजिए, मतलब x क्यूब वाले टर्म को एक साथ अरेंज कर दिया, x स्क्वायर वाले टर्म को मैंने एक साथ अरेंज कर दिया, देन उसके बाद क्या कर लीजिए, x वाले टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लीजिए, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं या रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं, दैट मींस विदाउट वेरिएबल x, तो वो सारे कांस्टेंट्स को मैंने एक तरफ अरेंज कर दिया कुछ इस तरीके से। तो मैंने ओवरऑल एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। क्लासिफाइड इट मींस एक ऐसा अरेंजमेंट किया है जिसे समझ में आए कि भाई ये सारे जो है वो एक्स क्यूब के मल्टीप्लायर हैं, है ना, इन सभी में एक्स क्यूब जो है वो कॉमन, फिर उस तरीके से एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर्स को एक साथ, फिर एक्स के फैक्टर्स वाले को एक साथ अरेंज कर दिया, और कॉन्स्टेंट्स को उस तरीके से आपने अरेंजमेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब आपको करना है क्या, आप देखिए, अच्छा 2x स्क्वायर है, समझिएगा जो राइट साइड पे है बेटा, राइट साइड पे जो है वो क्या है, एक्चुअली में एक क्यूब एक्सप्रेशन यहाँ पर क्यूब पॉलिनॉमियल है, ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पर उसकी डिग्री क्या है, 3 है, उसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है ना, जबकि लेफ्ट में जो आपके पास दिया वो क्या है, यहाँ पर 2x स्क्वायर। तो यदि मैं इसको क्यूब के तौर पर लिखना चाहूँ, क्यूब है ना, ऐसा किसी पॉलिनॉमियल के तौर पर लिखना चाहूँ, तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, 0x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, क्योंकि उसमें ना तो x क्यूब वाला टर्म है, लेफ्ट में देखिए ना तो x क्यूब वाला टर्म है, ना ही x का टर्म है, और ना ही कॉन्स्टेंट का टर्म है, एक सिंगल टर्म है वो है 2x स्क्वायर, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर का टर्म है, बाकी वो 3 टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने उसका कोएफिशिएंट क्या लिया है, x क्यूब का, x का और कांस्टेंट, देखिए अगर मैं तीनों के मैंने कोफैक्टर्स या फैक्टर्स को क्या लिया, 0 लिया है, मतलब नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने मल्टीप्लाइड 0 लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, अब आपको समझ में आएगा। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर भी देखिए मैंने अरेंजमेंट क्यों किया था बेटा राइट में, क्योंकि क्या है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, एक तरफ मैंने एक्स क्यूब वाले को अरेंज कर दिया, एक तरफ मैंने एक्स स्क्वायर को, ताकि मैं एक्स क्यूब वाले सारे टर्म्स में से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल सकूँ। देखिए वही का मैंने यहाँ पर देखा, दोनों के पास क्या है बेटा, दोनों एक्स क्यूब वाले टर्म, दोनों से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, a प्लस जी। वैसे इन तीनों में से, सॉरी इन तीनों टर्म 1 2 3, इन तीनों टर्म्स के पास क्या है, यहाँ पर तीनों क्या है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, तो इन तीनों से क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, वही का मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला। फिर अरेंजमेंट से मैंने देखा, मैंने एक तरफ का एक्स वाले टर्म अरेंज कर दिए थे, उन सभी से क्या कर लीजिए, यहाँ पर कॉमन मल्टीप्लायर एक्स को बाहर कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, कॉमन मल्टीप्लायर एक्स बाहर, यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या बच रहा है, -3 + d -3d बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट में कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पर भी कांस्टेंट को एज यूजुअल कर दीजिए। अब जो आपका एक्सप्रेशन है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, नेगलेक्ट करने वाला प्रोसीजर तो हम कैंसिल कर दें, यहाँ पर पे नहीं पा रहे। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड से, चूंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन से दैट मीन्स लेफ्ट के राइट के इक्वल्स है, तो अब आपको उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब दोनों साइड चूंकि आपने लेफ्ट एक्सप्रेशन को भी कुछ इस तरीके से लिख दिया है, लेफ्ट में जो हमारे पास पॉलिनोमियल था उसको मैंने कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। तो अब आपका क्या कर दीजिएगा, चूंकि लेफ्ट राइट के इक्वल्स है दैट मीन्स उसके क्या होंगे, एक्स क्यूब वाले टर्म्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट को, सभी को क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, बैलेंस किया जा सकता है क्योंकि ये इक्वेशंस है, दैट मीन्स लेफ्ट चूंकि राइट के इक्वल्स है, तो आप वन बाय वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट्स, इन सभी को वन बाय वन क्या कर दीजिए, यहाँ पर उनके कोफिशिएंट्स को बैलेंस करते हुए चलिए। तो जब मैं दोनों साइड से एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर रही हूँ, देखिए एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को बैलेंस करती हूँ तो क्या हो जाएगा, पर 0 इज इक्वल टू a प्लस डी। क्यों, क्योंकि राइट में तो एक्स क्यूब है और उसका मल्टीप्लाई क्या है, a प्लस डी, बट लेफ्ट में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 0, एंड दैट्स व्हाई a प्लस डी इज इक्वल टू क्या, 0। इसको नया इक्वेशन डिक्लेयर कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को जब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का राइट में क्या है, हमारे कोफिशिएंट माइनस है, प्लस बी माइनस 3b, ठीक है, और जबकि लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना है, पर 2। तो दोनों साइड से जब आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो आपको नया इक्वेशन क्या मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जब आप एक्स के दोनों साइड से कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बैलेंस करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर माइनस प्लस सी माइनस 3d है, जिसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, यहाँ पर 0 से, क्योंकि लेफ्ट में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 0, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस करते हैं तो आपको एक नया इक्वेशन नंबर 4 मिलता है। सिमिलरली दोनों साइड से कांस्टेंट्स को बैलेंस कर दीजिए, कांस्टेंट इट मींस विदाउट वेरिएबल वाला टर्म, तो विदाउट वेरिएबल कुछ भी नहीं है लेफ्ट, एंड दैट्स व्हाई मैंने 0 लिया, तो इसी 0 को इस कांस्टेंट से बैलेंस किया जाएगा और हमको नया इक्वेशन मिल जाता है 5। अब करना क्या, आपको बेसिकली जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, बचपन से आ रहे हैं आप 6 to 10 आपने वही काम किया, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, और जबकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ सिंगल वेरिएबल ऑफ वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल एक्स का लीनियर वेरिएबल लीनियर फंक्शन लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता ही है, दैट मीन्स आप इक्वेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 इनको एक साथ रखिए, ठीक है, किन्हीं दो को आपस में सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू मिलेगी उसको तीसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए या चौथे में सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स वाई जेड, यही 4 इक्वेशन है, इन्हें आपस में आपको सॉल्व करना है। एट द सेम टाइम तीनों को इन्वॉल्व मत कीजिए, किन्हीं दो को लेकर सॉल्व कीजिए। जैसे मैं हिंट आपको यहाँ पर दे देना चाहती हूँ, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, मतलब a इज इक्वल्स टू माइनस डी, डी यदि शिफ्ट करते हैं तो a इज इक्वल्स टू माइनस डी आपको मिलेगा। तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप इक्वेशन नंबर 3 में a इज इक्वल्स टू माइनस डी रख दीजिए, हरी बात यहाँ पर समझ, हरी बात समझ, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू माइनस डी रखेंगे तो d और d वाले टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ हद तक तो सॉल्व होंगे, bd के बीच रिलेशन आपको मिलेगा, दैट मींस इक्वेशंस आपका bd के टर्म आ जाएगा। bd के टर्म में जब आपका इक्वेशंस आएगा तो आपके लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर पाना और भी आसान होगा। चलिए देखते हैं इन इक्वेशंस को आपस में कैसे सॉल्व करेंगे कि हमको a b और c d की एक्चुअल वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे लेट्स सी, ओके लेट्स कंटिन्यू विद द सिंप्लीफिकेशन। आपने पाया कि यहाँ पर कितने इक्वेशंस बेटा, 4 नए इक्वेशंस आपको मिले थे। यहाँ पर मैंने कहा उन इक्वेशंस को आप क्या कीजिए, आपस में सॉल्व कीजिए। अब आपस में सॉल्व करने का मतलब जैसे कि मैं पहले इक्वेशन के साथ कंटिन्यू हुई, दूसरे और तीसरे इक्वेशन, पहले मैं दूसरे के साथ कंटिन्यू हुई तो दूसरे इक्वेशन लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड इक्वेशन व्हिच इज व्हाट a + d = 0। इसको सॉल्व किया तो a = -d, इसको नया इक्वेशन डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए a की वैल्यू इन द टर्म ऑफ d मुझे पता चल गई, a d के बीच रिलेशंस पता चल रहा है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, a = आपको -d मिल जाता है, इसको नया इक्वेशन डिक्लेयर कर दीजिए 5। अगेन लेट्स कंटिन्यू विद द इक्वेशन नंबर 3, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 3 डिक्लेयर किया था उसके साथ कंटिन्यू होते हैं। कंटिन्यू होने का मतलब आपके पास जो इक्वेशन है उसमें a की न्यू वैल्यू रख दीजिए -d के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो a = -d रख करके जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, पर भाई dd आपस में अरेंज करने पर भी क्या मिल जाता है, d - dd मतलब -2d, -2d + b = 2, दैट मींस b = 2 + 2d। इसको नया इक्वेशन डिक्लेयर कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 हो गया आपके पास, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अरे बात यहाँ पर समझ, ये नया इक्वेशन तैयार हो गया यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है 6 डिक्लेयर हो गया।
एक सेकेंड, वो हमने इक्वेशन नंबर क्या डिक्लेयर किया था यहाँ पर पे 2 3 4 5, ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 है, इक्वेशन नंबर 6 है, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 7। सीक्वेंस देख लीजिएगा, आगे पीछे हो जाता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस होने की वजह से डजंट मैटर। इक्वेशंस हम इसलिए डिक्लेयर कर देते हैं ताकि यदि हमें वापस उस इक्वेशंस में जाना रहेगा तब, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, सीरियली अरेंज कर देते हैं, सीक्वेंस डालते चले जाते हैं। तो यदि ये ऊपर वाला 6 है तो इसको नया इक्वेशन डिक्लेयर कर दो इक्वेशन नंबर 7। हो सकता है हमें इस इक्वेशन के साथ आगे जाके कंटिन्यू होना पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बी और डी के बीच रिलेशन आपको पता चल गया, दैट मींस बी इन द फॉर्म ऑफ डी आपको पता चल जाता है, जिसको रोक दीजिए। ए आपको डी के फॉर्म में एलोकेबल है, बी आपको डी के फॉर्म में एलोकेबल है। देखते हैं अब सी भी डी के फॉर्म में आ जाता है क्या। तो लेट्स कंटिन्यू विद इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप इक्वेशन नंबर 4 के साथ कंटिन्यू होते हैं तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 जो आपके पास आप प्रीवियस पेज आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, आप उसमें क्या कर देते हैं, वो क्या है एक्चुअली में, वो क्या है जो इक्वेशन था वो क्या यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स का जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको जो इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन है आपका। अब उस इक्वेशन में a रख दिया आपने -d के इक्वल, ठीक है, b c एज यूजुअल बना और b है ना, c एज यूजुअल बना, d एज यूजुअल बना, ठीक है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, उसको सॉल्व किया, तो b + 3d = 40, 40 + c = 0, c = -40। तो उन तीन इक्वेशंस को जब आप x² और x इन तीनों के कोएफिशिएंट्स को जब आप क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो तीन नए इक्वेशंस मिलते हैं उन तीनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाता है, ये तीन न्यू इक्वेशन से 7 और 8 इक्वेशन समझ क्या मिल जाता है यहाँ पर आपको 8 मिल जाता है, तीन इक्वेशंस मिल जाते हैं, मतलब a भी d के टर्म में मिल गया, b भी d के टर्म में मिल गया और c भी d के टर्म में मिल गया। अब देखिए यदि मैं a b c इन तीनों की वैल्यूज को उस लास्ट इक्वेशन में रख दूं तो मतलब मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर डी के फॉर्मेट में। देखिए कहने का मतलब अब जो मेरे पास जो लास्ट इक्वेशन था, जब हमने कांस्टेंट्स को दोनों साइड से कंपेयर किया था तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन था दैट मींस इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 5 के साथ जब आप कंटिन्यू होते हैं, है ना, दैट मींस उसमें जब a = -d रखते हैं, है ना, b = जब आप +4d रखते हैं और c = -4d रखते हैं, है ना, और d तो अपनी जगह बना हुआ। तो देखिए ये पूरा का पूरा इक्वेशंस क्या आ गया, डी के फॉर्मेट में आ गया। अब कोई दूसरा यहाँ पर पे है ही नहीं, वेरिएबल a b c d जो भी है, अब कोई दूसरा यहाँ पर पे है ही नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए या इरिटेट करने के लिए। कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैंने a का सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ d कर दिया, b का सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ d कर दिया और c का सब्स्टिट्यूशन भी इन द फॉर्म ऑफ d कर दिया, तो इस वजह से क्या हो गया, a b c वैनिश, गायब। अब जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से d के फॉर्मेट में, तब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली आपने इसको सॉल्व किया, कहने का मतलब आपने इसको खोला तो क्या मिला यहाँ पर आपको डायरेक्ट चीजें -d -2d -4d ऑलरेडी यहाँ पर क्या है -4d, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -8d यहाँ पर तैयार हो गया जोड़कर। तभी कांस्टेंट -2 एज यूजुअल बने, दोनों टर्म्स आप क्या कर लीजिए -2 को कॉमन निकाल, क्या तैयार हो गया 4d + 1 = व्हाट 0, -2 का शिफ्ट हो गया यहाँ पर 0 के नीचे गया तो 0, दैट 4d + 1 = 0 तो d = -1/4। आधी बात यहाँ पर समझ, हमारी कोशिश यहाँ पे भी एलिमिनेशन ही हुआ है पर सीधी सी बात है, एट द सेम टाइम आपके पास तीन चीजें हैं, तीन इंडिटरमिनेंट फॉर्म है आपके पास, अनडिटरमाइंड फॉर्म है यहाँ पर, तो उसे डिटरमाइन करना है तो एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा तभी आप उसे डिटरमाइन कर पाएंगे। एट द सेम टाइम आप मोर देन वन रखेंगे तो पॉसिबल नहीं। जैसे क्या था, ए निकालना था तो बी को मैंने क्या बोला था यहाँ पर पे अवॉइड कीजिए, वैसे ही चूंकि मुझे किसी एक की वैल्यू चाहिए थी, ए बी सी डी किसी एक की वैल्यू चाहिए थी, एंड दैट्स व्हाई मैंने पहले थी वो क्या किया, यहाँ पर पे अवॉइड किया। और अवॉइड करने के दो तरीके, या तो आप उसका मल्टीप्लाइड 0 से बैलेंस करके उसको वैनिश कर दीजिए सीधा, और यदि ये पॉसिबल ना हो पाए, ये पॉसिबल ना हो पाए तो दूसरा तरीका क्या है बेटा यहाँ पर, दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसका सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो जैसे ए का सब्स्टिट्यूशन इन द टर्म ऑफ डी किया, बी का सब्स्टिट्यूशन इन द टर्म ऑफ डी किया, सी का सब्स्टिट्यूशन भी इन द टर्म ऑफ डी किया, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है डी। डी ये मेरा वेरिएबल है, अब वो उसकी क्या कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ पर वो चीज़ हमको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पता चल जाता है। क्योंकि डी मुझे पता चल चुका -1/4 है, तो डी का सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशंस में करके 6, 7 और इक्वेशन नंबर 8 1 बाय 1 रख कर मैं क्या कर सकती हूँ, ए भी मुझे मिल जाएगा, बी भी मुझे मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा। आगे बार यहाँ पर समझ चले, डी यदि मैं -1/4 यहाँ रखती हूँ तो क्या मिल जाएगा, a +1/4 इफ एम आर राइट। यदि मैं d -1/4 यहाँ रखती हूँ तो b कितना मिल जाएगा 2 + 2 × कितना हो जाएगा -1/4।
फ्रैक्शन इसको सॉल्व कीजिए तो b इक्वल्स टू 2 माइनस कितना आ जाएगा पर आपके पास 1/2 तो b इक्वल्स टू कितना आ गया पर आपका बताइए यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना आया बोलिए 4 माइनस 1/2 दैट मीन्स 3/2 3/2 किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर आपको b की वैल्यू मिल गई सिमिलरली आप b की इसी वैल्यू -1/4 को इस इक्वेशन नंबर 8 में रखिए तो c भी आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा बोलिए -4 इंटू कितना आएगा -1/4 4 और 4 कटना c इक्वल्स टू कितना मिल गया 1 तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाती है आपके चारों कांस्टेंट चारों आपको चारों वैल्यूज जो है वो डिटरमाइंड होकर के मिल जाती हैं 1/1 इन दिस वे। आगे बात यहाँ पर आपको समझ अब इन चारों वैल्यूज को वापस आप अपने स्टार्टिंग इक्वेशंस में रखिए मतलब वो जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म था यहाँ पर ठीक है उसमें रख दीजिए तो आपको फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म दैट मीन्स आपको अपना आंसर मिल जाता है आपको अपना रिजल्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पता चल जाता है। आई नो ये केस बहुत लेंथी होता है बेटा बट क्या करें ऐसे केसेस भी होते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन है बहुत सिंपल चीज़ बट आपको उसको सॉल्व करते रहना पड़ता है उसमें जो ए बी सी यहाँ पर पे जो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को निकालने के लिए आपको मैथ्स को सॉल्व करना पड़ता है ठीक है जब तक आप वो नहीं निकालेंगे आपको आपका एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म नहीं मिलेगा दैट मीन्स आपका जो गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सही मायनों में पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट ही नहीं होगा उसे स्प्लिट करने के लिए आपको ये मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी।